बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सीमेंट के विभिन्न यौगिकों के बारे में पढ़ा और सीमेंट की जो हाइड्रेशन की क्रिया होती है उसके बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम सीमेंट के जो यौगिक होते हैं उनका कार्य क्या क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैंने लिखा है सीमेंट का यौगिक C2S यानी कि डाइकैल्शियम सिलिकेट। डाइकैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? डाइकैल्शियम सिलिकेट कंक्रीट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है कि इसकी हाइड्रेशन की जो क्रिया है वो निरंतर चलती ही रहती है, ठीक है। इसमें शुरू के जो 28 दिन होते हैं उनमें इसकी रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होती है, इसका हाइड्रेशन बहुत ही तेज़ी से होता है और उसके बाद इसकी गति बहुत ही धीमी पड़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम C3S की, यानी कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट कंक्रीट को अर्ली स्ट्रेंथ देता है और इसकी हार्डनेस को भी जल्दी ही देता है, ठीक है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट कंक्रीट को जल्दी ही कठोर बना देता है और उसकी स्ट्रेंथ को भी जल्दी ही बना देता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में। प्रारंभिक जमाव जो होता है, इनिशियल सेटिंग, वो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण ही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं C4AF। इसमें सीमेंट कंक्रीट में इसकी मात्रा बहुत ही पुअर होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट की। ये जो दोनों यौगिक होते हैं, ये दोनों यौगिक हाइड्रेशन की क्रिया में सबसे पहले भाग लेते हैं और जो इनका हाइड्रेशन जो होता है वो एक ही दिन में पूरा हो जाता है। पहले और दूसरे दिन की सामर्थ्य कंक्रीट में इन्हीं यौगिकों के कारण होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट क्या होते हैं? एग्रीगेट को हम हिंदी में मिलावा बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेट को हम सामान्यतः दो प्रकार से जानते हैं। एक तो फाइन एग्रीगेट और दूसरा होता है आपका कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के बारे में जान लेते हैं। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट में जिसके कण 4.75 mm से लेकर 75 माइक्रोन तक होते हैं, जो इसके बीच के कण होते हैं 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच के जो कण होते हैं उन्हें हम फाइन एग्रीगेट की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में मैंने लिखा भी हुआ है, देख लेते हैं एक बार। फाइन एग्रीगेट वह मिलावा जो 4.75 mm की चालनी से निकल जाए और 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाए, ऐसा मिलावा महीन मिलावा कहलाता है, ठीक है। इसमें चालनियों का सेट होता है, जैसे कि 4.75 mm होगी, उसके बाद 2 mm होगी, 1 mm होगी और 0.75 माइक्रोन होगी। ऐसे ही 6 चालनी होती हैं और उनका सेट होता है। हम उस पर ऊपर मिलावा डाल देते हैं। जो मिलावा 4.75 mm चालनी पर रुक जाता है ऊपर, ठीक है, वो तो आपका कोर्स एग्रीगेट हो जाता है। और जो नीचे निकल जाता है और 75 माइक्रोन की चालनी पर जाकर रुक जाता है, ठीक है, यानी कि ऊपर की जो चालनियाँ हैं उन पे भी कुछ मिलावा रहता है, वो भी फाइन एग्रीगेट की श्रेणी में ही आता है। और जो 75 माइक्रोन की चालनी से ऊपर का जो भी मिलावा होगा वो सारा का सारा मिलावा आपका फाइन एग्रीगेट होता है, ठीक है। इसका सूक्ष्मता मापांक यानी कि फाइननेस मॉडुलस जो होता है वो 2 से 3.5 के बीच होता है। यदि हम बात करें 1 घन मीटर आयतन में कितना बालू आ जाएगा, तो उसमें 1600 किलोग्राम तक बालू आ जाता है हमारा, ठीक है, यानी कि सैंड आ जाता है, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट के बाद अब हम बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट की, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब कोर्स एग्रीगेट के बारे में जान लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट वह मिलावा होता है जो 80 mm की चालनी से निकल जाए और 4.75 mm की चालनी पर आकर रुक जाए, ठीक है। यानी कि इसमें कई सारी चालनियाँ होती हैं, जैसे कि 80 mm की चालनी हो गई आपकी, ठीक है, 40 mm की चालनी हो गई, 20 mm की चालनी हो गई, 10 mm की चालनी हो गई और फिर सबसे लास्ट में जो है 4.75 mm की चालनी हो गई। 4.75 mm से ऊपर की जो भी चालनियाँ हैं उन पे जो मिलावा रुकता है 80 mm की चालनी से निकलकर, उस मिलावे को हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इस बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो आइए जान लेते हैं।
कोर्स एग्रीगेट वह मिलावा जो 80 mm की चालनी से निकल जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, जो मिलावा 80 mm की चालनी से निकल जाता है, ठीक है, और 4.75 mm की चालनी पर आकर रुक जाए। यानी कि जो मिलावा 4.75 mm की चालनी पर आकर रुक जाता है, ठीक है, यानी कि 4.75 mm के साइज तक का जो मिलावा होता है उसे हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है, उसे हम मोटा मिलावा कहते हैं। इसका सूक्ष्मता मापांक 6 से 8.5 के मध्य होता है। अब देखिए, बात करते हैं सूक्ष्मता मापांक के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आप गहराई से तब पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा जब आपको सूक्ष्मता मापांक टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो मोटी मोटी जानकारी के तौर पर हम जान लेते हैं, सूक्ष्मता मापांक मिलावे का एक संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, जो कि मिलावे में विभिन्न कणों के औसत माप को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि उसमें जो छोटे बड़े कण होते हैं ना, सूक्ष्मता मापांक से ही हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका सूक्ष्मता मापांक फाइननेस मॉडुलस 6 से 8.5 के मध्य होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 1 घन मीटर का जो आयतन होता है उसमें कितना एग्रीगेट आता है, ठीक है। 1 घन मीटर में 10 से 20 mm की एग्रीगेट जो होती है, 10 से 20 mm का कोर्स एग्रीगेट जो होता है 1 घन मीटर में 1920 किलोग्राम तक आ जाता है, ठीक है। 1920 किलोग्राम तक उसका भार होता है, ठीक है। और 40 mm का जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसका भार 1 घन मीटर में 1440 किलोग्राम होता है। यह विभिन्नता क्यों होती है कि 10 से 20 mm का जो कोर्स एग्रीगेट है वो तो 1920 किलोग्राम आ रहा है, ठीक है, और 40 mm का जो एग्रीगेट है वो 1440 आ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो 40 mm का एग्रीगेट होगा उसका साइज जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा साइज होगा। तो बड़ा साइज होने के कारण जब हम कोर्स एग्रीगेट को डालेंगे कहीं पर भी, तो उसमें जो रिक्त स्थान है उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। इस कारण ये ज़्यादा स्थान घेर लेगा और मतलब कम एग्रीगेट ही ज़्यादा स्थान घेर लेगा, ठीक है। इस कारण 40 mm का जो एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट, उसका वजन 1 घन मीटर में 1440 किलोग्राम होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है? सीमेंट का जमना। यह वह क्रिया होती है जिसमें सीमेंट पेस्ट सुगठ्य अवस्था से ठोस पिंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यह 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण होता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरा चरण होता है आपका फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होता है, जैसे कि आपका साधारण सीमेंट हो गया, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, उसका प्रारंभिक जमाव काल इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट लिया जाता है। 30 मिनट में हमें जो भी हमारी ज़रूरी क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि आपकी मिक्सिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और कंपैक्शन हो गया, ये पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए, ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर। और यदि इसके बाद अगर हम इन क्रियाओं को करेंगे तो सीमेंट कंक्रीट जो भी हो गया आपकी, उसमें बहुत ही महीन दरारें पड़ जाती है, हेयर क्रैक के रूप में, ठीक है। तो आइए इसके बारे में मैंने लिखा भी हुआ है, देख लेते हैं एक बार। इनिशियल सेटिंग टाइम, यह वह अवधि होती है जिसके बाद यदि सीमेंट कंक्रीट में कोई दरार पड़ जाए तो वह स्वयं बंद नहीं होती है। यानी कि अगर इसमें दरार पड़ जाए ना, 30 मिनट के बाद अगर हम ये सभी क्रियाएं करेंगे तो अगर इसमें कोई दरार पड़ जाए तो वह स्वयं यानी कि अपने आप में बंद नहीं हो पाती है, ठीक है। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल, इसमें पानी मिलाने के तुरंत बाद से 30 मिनट लिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आपके शीघ्र सामर्थ्य सीमेंट की, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है, उसमें यह अवधि 5 मिनट की होती है, ठीक है। इसमें 5 मिनट की अवधि क्यों होती है? क्योंकि इसमें ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, जो कि सीमेंट को जमाने का कार्य करता है, ठीक है। उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसका जो प्रारंभिक जमाव काल है वो 5 मिनट में ही पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइनल सेटिंग टाइम की। फाइनल सेटिंग टाइम वह होता है जिसमें कंक्रीट पिंड एक ठोस पिंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जो आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें यह अवधि
10 घंटे की होती है, यानी कि 10 घंटे में सीमेंट कंक्रीट इतना सेट हो जाता है जिससे कि उसे विचलित कर पाना कठिन होता है। ठीक है, पूर्ण सामर्थ्य तो उसकी बाद में ही बनती है, ठीक है, लेकिन वह इतना सेट हो जाता है कि उसे हम विचलित नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए जब 10 घंटे हो जाएं तो उसके बाद कंक्रीट जहाँ पड़ा हुआ है उसे छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यह वह अवधि होती है जिसमें सीमेंट के जमने की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और कंक्रीट कठोर होकर ठोस पिंड का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जो आपका साधारण पार्टलैंड सीमेंट होता है उसमें अंतिम पकान काल की अवधि 10 घंटे ली जाती है। ठीक है, 10 घंटे ली जाती है। और जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसमें यह अवधि 30 मिनट ली जाती है। ठीक है, वह 30 मिनट में ही इतना कठोर हो जाता है जितना कि साधारण पार्टलैंड सीमेंट 10 घंटे में होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।